यूपीएससी में इकोनॉमी में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे ज़्यादा पर्सन इससे आते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यदि अपने समझ लिए तो सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, अधिक पर्सन अटेंड कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा करंट में रहता है और सबसे ज़्यादा ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। इसको अपन कोचिंग में पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, 1 से 2 महीने में 1 महीने लगा देते हैं इस पूरे एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, लेकिन अभी अपन 2 क्लासों में इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, हाल ही में करंट में चर्चा में रहा था आरबीआई। क्यों? क्योंकि 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को आरबीआई का। गवर्नर वही है कि जो अपने नोट है ना अपना, उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ, वो है गवर्नर। देखो, बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई थी इसके बारे में 2 फैक्ट है। एक तो 1770 में पहला बैंक भारत में ओपन किया गया था। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी आज़ादी से बहुत पहले 1770 में ही बैंक की स्थापना हो चुकी थी। और जो भारत का पहला स्वामित्व वाला, भारतीय स्वामित्व वाला जो बैंक था, कि भारत के स्वामित्व वाला बैंक पीएनबी है। अच्छा, बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सरकारी बैंक था, केंद्रीय बैंक था आरबीआई, इनकी केंद्रीय बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, 1930 में महामंदी चल रही थी। महामंदी क्यों आई? क्योंकि पहले क्या होता था कि बैंक, कोई भी एक बड़ा व्यापारी वगैरह है, वो एक बैंक की स्थापना कर लेता था, वो अपने नोट जारी करता था, चेक वगैरह जारी करता था, तो भरोसा नहीं होता था ना उनमें, वो अपनी मर्ज़ी से कितना भी जारी कर सकता था, तो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ गई थी। तो जो सरकार मिल के आपस में क्या किया कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल एक बैंक ही निर्धारित करते हैं कि जो पूरे देश के बैंकों को निर्धारित करे, उनका रेगुलेट करे उन बैंकों को। तो इसके कारण विभिन्न बैंकों द्वारा जारी बैंक नोट व अन्य गतिविधियों से जन्मे अविश्वास के परिणाम स्वरूप एक समिति बनाई गई। क्या नाम उसका? हिल्टन यंग समिति। इस समिति ने क्या सिफारिश दी कि केंद्रीय बैंक होगा, मतलब प्रत्येक देश में एक बैंक होगा, केंद्रीय बैंक, उसके द्वारा ही लीगल टेंडर को परिचालन माना जाएगा। यानी सभी बैंक जो देश में और बाकी जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो नोट जारी नहीं कर सकते। केवल लीगल टेंडर किसको मानेंगे? जो केंद्रीय बैंक जारी करेगा उसको। तो हिल्टन यंग समिति के परिणाम स्वरूप भारत में कौन सा बैंक आया? आरबीआई। आरबीआई को भारतीय केंद्रीय बैंक माना जाता है। इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था? ओस्बर्न स्मिथ, क्योंकि 1934-35 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली अंग्रेज इसका गवर्नर होगा। तो पहला गवर्नर था ओस्बर्न स्मिथ। भारतीय पहला गवर्नर कौन बना था? सीडी देशमुख, भारत के आज़ाद होने के बाद। और अभी वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से? 26वें गवर्नर। अच्छा, गवर्नर की जो नियुक्ति होती है संजय मल्होत्रा, क्योंकि लेटेस्ट इनका नियुक्ति की गई है, तो पीटी में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है पीटी के लिए कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति पीएम करता है। किसकी अनुशंसा पर? कैबिनेट सचिव, वर्तमान का जो आरबीआई गवर्नर है वो है, वित्तीय सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य, इनकी सलाह पर पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आरबीआई 1934-35 में आ गया था, लेकिन आरबीआई कौन सा? अंग्रेजों के अधीन था। तो आज़ादी के बाद अपन ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है मैंने बता दिया था, 51% से जब अधिक शेयर सरकार के पास आते हैं ना, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया, यानी देश की अब सरकार का स्वामित्व इस पर। तो 1948 में अधिनियम आया, आरबीआई राष्ट्रीयकरण अधिनियम। इसके तहत इसको सरकारी केंद्रीय बैंक घोषित कर दिया गया। फिर 1939 में वापस एक और अधिनियम आया, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम। यह क्यों आया? ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो जितने भारत में बाकी बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी वगैरह, उन सभी को रेगुलेटर, उनके लिए जो कानून और नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? आरबीआई। तो यदि बात आती है कि जो बैंक होते हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। कौन से अधिनियम के तहत? 1939 के बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम के तहत। अच्छा, नियुक्ति के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखना, इसका कार्यकाल कितना होता है गवर्नर का? मैक्सिमम 5 साल होता है, और इनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अब आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? मुद्रा की छपाई करता है, और सिक्के जो अपने जो नोट वगैरह होते हैं, मैंने मुद्रा वाले टॉपिक में बताया था कि मुद्रा की सिक्के, और ये आरबीआई केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बैंकों का नियामक होता है। बैंक कौन से? जो एसबीआई वगैरह, जो भी जितने भी सरकारी, निजी, विदेशी जो भी बैंक है, उनका नियामक होता है आरबीआई। बैंकों का अंतिम सहायक, यदि बैंक के पास रुपए ख़त्म हो जाते हैं, उनके पास तरलता ख़त्म हो जाती है, तो वह धन कहाँ से लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं।
इनके आगे बात करेंगे। केंद्रीय एवं राज्य सरकार को बैंकर होता है, केंद्र और राज्य सरकारों का बैंकर भी होता है ये। आंतरिक ऋणों का प्रबंधन करता है, यानी जो सरकार ऋण लेती है ना, उनका प्रबंधन भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य, ध्यान रखना केंद्र और राज्य दोनों का, क्योंकि मैंने गलत कर दिया था 2023 में, टेस्ट में पूछा गया था, उसको मैंने गलत कर दिया था, इसलिए याद रखना इसको। राज्यों का भी ये आंतरिक ऋणों का प्रबंधन करता है। भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा का ब्यौरा, जो भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है उसका, और विदेशी मुद्रा भारत में कितनी है उसका सारा ब्यौरा किसके पास होता है? अपने केंद्रीय बैंक के पास। वित्तीय जागरूकता और वित्तीय समावेशन, आर्थिक व्यवस्था में जो वित्तीय समावेशन के लिए जो जागरूकता फैलाता है वो भी आरबीआई का कार्य है। मौद्रिक नीति बनाना, मौद्रिक नीति क्या है? मुद्रास्फीति को लेके जो कम करने के लिए अपन पिछले वाले टॉपिक में मुद्रास्फीति की बात की थी, तब बताया था कि मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को कम या ज़्यादा किया जाता है ना। तो मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। और आरबीआई एक रिपोर्ट भी जारी करता है, कौन सी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कितनी भारत में कितनी स्थिरता है। और ये कहाँ से आई थी? इसकी शुरुआत हुई थी बेसल मानक से बाद से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया जाता है। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या होती है? मुद्रास्फीति को बनाए रखने के बारे में। मौद्रिक नीति आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आई थी। इसका संशोधन 2000 संशोधन करके वैधानिक दर्जा दे दिया गया है। अब यानी मौद्रिक नीति वैधानिक दर्जा प्राप्त है कब से? 2016 से। प्रत्येक 6 माह में ये रिपोर्ट जारी करती है। और इसका लक्ष्य कौन सा होता है? 5 साल का लक्ष्य होता है। मौद्रिक नीति का लक्ष्य होता है 5 साल का, और सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य होता है। ध्यान रखना, मौद्रिक नीति का लक्ष्य कौन सा किस आधारित होता है? सीपीआई आधारित। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में मैंने पीछे बात करके आए थे, सीपीआई क्या होती है और डब्ल्यूपीआई क्या होती है। और इसका लक्ष्य फिलहाल क्या लक्ष्य है इसका? 4+-2। 4+-2 का मतलब क्या है कि ये 4 से 2 अधिक यानी 6 भी हो सकती है, और 4 से 2 कम यानी 2 भी हो सकती है, यानी 2 से लेके 6 के बीच में हो सकती है। ये लक्ष्य कौन तय करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसकी सलाह पर करता है? आरबीआई की सलाह पर। यदि ये लक्ष्य जो 4+-2 फेल हो जाता है यानी विफल हो जाता है, इससे यदि 6 महीने तक लगातार यदि 6 से अधिक मुद्रास्फीति है या 2 से कम मुद्रास्फीति है, तो मौद्रिक नीति समिति को लगातार 3 महीने पर यह विफलता पाए जाने पर संसद में जाके स्पष्टीकरण देना होता है कि ये किस वजह से फेल हुई है। मौद्रिक नीति का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना। मुद्रा आपूर्ति के द्वारा कैसे तय होती है? SLR के द्वारा, CRR के द्वारा, तो उसको अपन जस्ट कर रहने वाले हैं। मौद्रिक नीति समिति क्या होती है? मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन? आरबीआई गवर्नर, उप गवर्नर, 1 सदस्य और 3 केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, 3 तो आरबीआई के होते हैं और 3 केंद्र सरकार के सदस्य, 6 सदस्य होते हैं। और इसका कोरम कैसे पूरा होगा? 4 सदस्य मिलके। कोई भी 4 सदस्य, यदि 4 सदस्य शामिल नहीं होंगे तो उसकी बैठक नहीं होगी। कोरम के बारे में तो पता होगा ना आपको। वर्ष में कितनी बार इसको बैठक करना अनिवार्य है? 4 बार बैठक करना अनिवार्य है। मौद्रिक नीति उपकरण, अभी मतलब ये मुद्रास्फीति को मात्रात्मकता के सिद्धांत पर आधारित है ना, तो किस प्रकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगी, यानी किस प्रकार की इसकी नीति होगी? या तो विस्तारवादी होगी। विस्तारवादी का मतलब होगा कि मुद्रा के विस्तार करेगा, यानी मुद्रा की आपूर्ति मार्केट में ज़्यादा होगी। संकुचनकारी, यानी जो अधिक मुद्रा है ना मार्केट में, उसको अपनी तरफ सोख लेगा। तो 2 प्रकार की होगी, या तो मार्केट में मुद्रास्फीति की वृद्धि करेगी मुद्रा आपूर्ति की, या फिर संकुचनकारी होगी, यानी मुद्रा की आपूर्ति को बाजार से सोख लेगी। तो बाजार में मुद्रा कम होगी। बाजार में जैसे ही मुद्रा कम होगी तो महंगाई नियंत्रित में आने लगेगी, क्योंकि जब मुद्रा अत्यधिक होती है तभी तो अपन कोई मांग जनरेट करेंगे तो महंगाई बढ़ती है। अब बात करते हैं SLR, CRR, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और MSF। ये सभी मात्रात्मक उपकरण है मौद्रिक नीति के। गुणात्मक उपकरण भी होते हैं, उसको आगे देखेंगे। पहले अपन मात्रात्मक उपकरण देखते हैं। ध्यान रखना, आगे बैंकों के बारे में बात करेंगे, वहाँ भी ये इम्पोर्टेंट है। 3 जगह इम्पोर्टेंट है इनका रोल। आरबीआई में, दूसरा मुद्रास्फीति में, और तीसरा बैंकों के बारे में। तो ये अभी आने वाले 10-15 मिनट 3 टॉपिकों को अपने क्लियर करेंगी। SLR क्या होता है? देखो, SLR समझने से पहले आपको NDTL समझना होगा। NDTL क्या होता है?
नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, यानी जो कोई बैंक है, यानी बैंक SBI बैंक है, इस बैंक के पास कितना धन है ना, इसका पूरा धन, जितना भी इसका धन है अपन ने जमा कराया था, या फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा कराया था, या फिर टाइम डिपॉजिट के रूप में जमा कराया था, डिमांड डिपॉजिट के रूप में जमा कराया था, जितना भी अपन ने किसी बैंक के पास जितनी भी उसकी संपत्ति है उसको NDTL बोलते हैं। ये NDTL बैंक की पूरी संपत्ति होती है। तो RBI ने क्या तय कर रखा है कि अपनी NDTL का, यानी अपनी पूरी संपत्ति का बैंक 18% अपने पास रखेगा। तो ये जो 18% है वो क्या है, SLR, यानी बैंक के पास जितनी भी संपत्ति है, 100 रुपये संपत्ति है बैंक की, इसमें से 100 में से 18 बैंक अपने पास रखेगा। अच्छा, अपने पास क्यों रखेगा? यदि ये मानक तय नहीं किया जाएगा तो बैंक क्या करेगा, अपना सारा धन ऋण दे देगा, है ना। इसके पास तो कोई मानक नहीं है। तो यदि अपने पास 100 में से 100 रुपये लोगों को ऋण दे दिया, क्योंकि इसको फ़ायदा ऋण से ही तो होता है ना, कि लोगों को ऋण देगा तो ऋण के बदले में जो ब्याज प्राप्त होगा उससे इसकी आय जनरेट होगी। तो ये पूरा 100 रुपये यदि धन बाज़ार में छोड़ दिया, बाज़ार में ऋण दे दिया, तो यदि मैं जाके फिर मेरा बैंक से रुपये निकालूंगा तो इसके पास तो कोई रुपये नहीं बचेगा। इसके पास रुपये नहीं बचेगा तो तरलता का संकट आ जाएगा ना, तरलता संकट होगा। इस कारण RBI ने तय कर रखा है कि बैंक 18% अपने पास बैंक में हमेशा मौजूद रखेगा, ताकि यदि कोई धन निकालने आए तो उसके पास पहले से मौजूद धन हो, तरलता बनी रह सके। क्योंकि मेन उद्देश्य तो हिल्टन यंग समिति का यही था ना, कि जो बैंक नोट और अन्य गतिविधियों से जो अविश्वास जन्म ले रहा था, अविश्वास जन्म कैसे लेगा, अपन में बैंक के पास गए और बैंक में रुपए ही नहीं रहे। जैसे पहले क्या होता था कि अपन ATM में जाते थे रुपए निकालने के लिए, और ATM में रुपए मौजूद नहीं होते थे, तो अपना उस बैंक से विश्वास उठ जाता था ना। उसी प्रकार तो RBI ने तय किया है कि बैंक अपने NDTL का एक हिस्सा रखेगा, उसको बोलते हैं SLR, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता का एक अनुपात अपने पास रखेगा। प्रेजेंट में कितना है, ये 18% है। अच्छा, NDTL में क्या क्या आता है, केस, सोना और सरकारी प्रतिभूतियाँ। सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी जारी करती है, यानी एक पत्र जारी करती है ऋण लेने के लिए, वो होती है प्रतिभूतियाँ। आगे डिटेल से बात करेंगे इसको। मुद्रा आपूर्ति को गुणात्मक रूप से ये प्रभावित करती है। मुद्रा आपूर्ति को गुणात्मक रूप से कैसे प्रभावित करेगी, जैसे 18% सरकार ने तय किया कि 18% अपने पास रखना होगा, तो 100 रुपये में से 18% रख लिया। यदि सरकार ने तय कर दिया कि 17% रखना होगा, तो 1% कम होते ही 1 रुपये कम हो रहा है। यदि धन उसके पास 1000 रुपये थे तो 18% करने पर तो 180 रखने पड़ रहे थे, और जैसे 17% किया तो कितने रखने पड़ेंगे, 170। तो गुणात्मक रूप से 1% कम करते ही इसके पास 10 रुपये अधिक ये लोगों को ऋण दे सकता है। तो ये गुणात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा है ना। यदि इसके पास संपत्ति थी 10,000, कितने रखने पड़ते थे, 1800 रखने पड़ रहे थे पहले। जैसे ही सरकार ने 17% किया तो कितने रखने पड़ेंगे, 1700। तो कितने का अंतर हो गया, अब लोगों को केवल 1% के अंतर पर 100 रुपये का अधिक ऋण दे सकता है। तो ये गुणात्मक रूप से परिवर्तन होना इसको बोलते हैं। जैसे ही SLR को बढ़ाया जाएगा, अब क्या होगा, सरकार SLR को बढ़ाएगी, RBI SLR को में वृद्धि कर देगी, 18 की जगह 19% कर दी, तो 100 रुपये में से उसको 19 रुपये रखने पड़ेंगे, यानी अपना 1 रुपये और अपने बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो इससे बाज़ार में वो 1 रुपये का कम ऋण दे पाएगा, 1% अपना ऋण कम दे पाएगा, तो बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी ना, क्योंकि अब 1 रुपये उसको अपने पास रखना पड़ रहा है। पहले 1 रुपये और दे सकता था, अब 1 रुपये अपने पास रखना पड़ रहा है, तो मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। मुद्रा की आपूर्ति कम होती है तो आपको पता है कि जैसे मुद्रा की आपूर्ति कम होती है तो मांग में कमी आ जाती है। मांग में कमी क्यों आ जाती है, क्योंकि लोगों के पास धन ही नहीं है खरीदने के लिए। तो जैसे ही मांग में कमी आई तो महंगाई कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये SLR मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम करता है। अच्छा, SLR के बारे में 2 समितियाँ बनी हुई हैं। नरसिम्हन समिति, इसने क्या किया कि इसने बताया कि SLR कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 40% तक SLR होना चाहिए। लेकिन अभी नचिकेत समिति आई थी, उसने क्या बोला कि SLR को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। SLR को समाप्त क्यों कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो बैंक होते हैं ना, SLR
18% रख रहे हैं, तो SLR में वो ज़्यादातर क्या रखते हैं, वो अपनी सरकारी प्रतिभूतियाँ रखती हैं। अच्छा, SLR में सरकारी प्रतिभूतियाँ क्यों रखते हैं, सीधा केस क्यों नहीं रखते? सरकारी प्रतिभूतियाँ रखने के कारण उनको ब्याज प्राप्त होता रहता है, क्योंकि सरकार उनको ब्याज देती रहती है। यदि वो केस रखेंगे तो केस केवल रखा रखा पड़ा ही रह जाएगा, और यदि वो सीधा प्रतिभूति केस सरकार को उधार दे देंगे और बदले में प्रतिभूतियाँ रख लेंगे तो उनको ब्याज मिलता रहेगा। तो इस कारण जो गवर्नमेंट की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं वो केवल बैंक ही रख लेते हैं, बाकी जो बाजार होता है उसमें प्रतिभूतियाँ नहीं जा पाती। इस कारण इसलिए नचिकेत मौर्य समिति ने क्या बोला कि SLR को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि जो 18% पर केवल ये जो बैंक होते हैं वही प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं वो सीमित न हो जाए और बाकी मार्केट में भी प्रतिभूतियाँ जारी होंगे। तो इसको क्या किस कारण से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बाजार को संकुचित करती हैं ये SLR। एक सेकेंड। SLR के बाद क्या है, CRR। CRR क्या होता है कि जो NDT हेल्थ है ना, उसका 1 बैंक RBI के पास भी जमा करेगा। 18% तो अपने पास रख लिया, 4% बैंक RBI को रुपए दे देगा अपने, कि मैं बैंक ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा मेरी सिक्योरिटी, अपन बोलते हैं ना कोई सामान लेते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं, तो 4% बैंक RBI के पास जमा करके रखता है। उसको क्या बोलते हैं, CRR, केस रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात, आरक्षित की हुई अनुपात 4%। ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन अभी RBI द्वारा 4% किया गया है। तो 18% बैंक अपने पास में रखेगा, 4% RBI को दे देगा। RBI को देगा उसको CRR बोलते हैं, और अपने पास रखेगा उसको SLR बोलते हैं। अब इसके भी क्या प्रभाव पड़ेगा, CRR जैसे ही वर्दी की तो 4 की जगह मान लो 5% कर दी, तो 5% कर दी तो बैंक के पास जो NDTL था उसमें कमी हो जाएगी। NDTL जैसे ही कम होगा तो वो मुद्रा बैंक बाज़ार में जो मुद्रा ब्याज पे देता था, ऋण पे देता था, उसमें कम कर देगा। जैसे मार्केट में मुद्रा कम हुई तो लोगों द्वारा जो मांग जनरेट की जा रही थी उसमें भी कमी आ जाएगी। मांग कमी आएगी तो आपको पता है कि महंगाई कम हो जाएगी, तो इससे भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा रहा है। LAF कॉरिडोर क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। LAF कॉरिडोर, इसमें रेपो रेट, MSF, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी LAF कॉरिडोर के अंदर आता है। LAF कॉरिडोर का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो बैंक है, बैंक के द्वारा जो बाजार में ऋण दिया जा रहा है उसको, और बैंक के द्वारा जो बाजार में मुद्रा प्रदान की जा रही है उसको, इन सभी को RBI द्वारा जो नियंत्रण किया जा रहा है कि कितनी बाजार में मुद्रा होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उस सबको नियंत्रित करने का तरीका है LAF कॉरिडोर, यानी लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं LAF। अच्छा, LAF ये सब केवल एक सिद्धांत पर आधारित है, कि कौन सिद्धांत पर, पुण्य क्रय प्रणाली के आधार पर। पुण्य क्रय प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि RBI एक प्रतिभूति देगी बैंक को और बदले में गारंटी देगी कि मैं इस प्रतिभूति को वापस ले लूँगी, तुम्हारा धन तुम्हें वापस दे दूँगी। तो ये एक गारंटी है ना, तो इसी गारंटी पर निश्चित होता है, अनुबंध निश्चित समावधि का होता है। अब बात करते हैं कैसे, रेपो दर की बात करते हैं। सर्वप्रथम रेपो रेट में क्या होता है कि एक बैंक है, ये बैंक RBI को प्रतिभूति देगा, अपने पास जो गवर्नमेंट प्रतिभूति रख रखा था ना, ये प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूति के रूप में धन रख रखा था, ये अपनी प्रतिभूतियाँ RBI को देगा और RBI इसको बदले में ऋण देगी, यानी अपनी एक गारंटी पत्र दे देगा कि तुम मुझे ऋण दे दो, इसके बदले में तुम मुझे ऋण दे दो, मैं बदले में तुम्हें प्रतिभूति दे रहा हूँ, ताकि सिक्योरिटी हो गई ना। अपन किसी से धन लेते हैं तो कोई बदले में सिक्योरिटी लेते हैं ना, जैसे किसी को धन उधार दे रहे हैं तो बदले में कुछ उसको ज़मीन के कागज़ वगैरह कुछ देते हैं, उसी प्रकार ये प्रतिभूतियाँ बैंक RBI को देता है और RBI बदले में बैंक को ऋण देती है। कितना होता है ये, 14 दिन का ऋण होता है, यानी लघुकालिक ऋण होता है। ध्यान रखना, इसमें क्या ये SLR की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं वो दे सकता है, नहीं। रेपो दर के अनुसार जो SLR के अंदर 18% रखना होता है, उनको
दे नहीं सकता, उनके बदले में वो धन नहीं ले सकता। 18% तो उसको बना के रखना ही रखना होगा। ऐसा नहीं हो कि 18% में वो प्रतिभूतियाँ जमा कर रखा है और बैंक आरबीआई को वो 18% के अंदर की प्रतिभूतियाँ दे देगा और बदले में ऋण ले लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, रेपो रेट के अनुसार एसएलआर की प्रतिभूतियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, रेपो रेट तरलता को कैसे समायोजित करेगा? जैसे ही रेपो रेट में वृद्धि हुई तो जो बैंक है उसको आरबीआई से ऋण महंगा मिलेगा। जब बैंक को ही ऋण महंगा मिलेगा तो बैंक मुझे या मैं या तुम आप लोग जो भी बैंक से जाके ऋण खरीदेंगे तो वो बैंक भी अपने को महंगा ऋण देगा। अपने को महंगा ऋण मिलेगा तो क्या परिणाम होगा कि अपन ऋण को नहीं लेंगे या बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे ताकि महंगा ऋण नहीं लेना पड़े। और जब अपन सोच समझ के खर्च कर रहे हैं यानी तो मांग में अपन कमी कर दिए। जैसे मांग में कमी हुई तो महंगाई में कमी हो जाएगी, महंगाई में कमी होगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो रेपो रेट को बढ़ा के ऋण दर में वृद्धि कर देता है और इससे मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। तो रेपो दर और मुद्रा आपूर्ति में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब यदि सरकार को बाजार में रुपए अधिक करना है, आरबीआई बाजार में चाहता है कि रुपए की मात्रा अधिक हो जाए, तो क्या करेगा? रेपो रेट को कम कर देगा। जैसे ही रेपो रेट को कम करेगा तो लोगों को सस्ता ऋण मिलेगा तो लोग अधिक से अधिक खर्च करेंगे, तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं एमएसएफ रेपो रेट का ही एक तरीका है। रेपो रेट की तरह है। इसमें बस क्या होता है कि बैंक एसएलआर की जो प्रतिभूतियाँ होती है उसका भी उपयोग कर सकता है। एसएलआर की प्रतिभूतियाँ कितनी प्रतिशत? 2% एसएलआर की प्रतिभूतियाँ उपयोग में कर सकता है। रेपो रेट में उपयोग में नहीं कर सकता था एसएलआर की प्रतिभूतियों को, लेकिन एमएसएफ के अंदर यदि एमएसएफ के थ्रू वो ऋण ले रहा है तो एसएलआर की प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकता है। अच्छा, एसएलआर अब आरबीआई को क्या फ़ायदा होगा कि ये प्रतिभूतियों को भी दे? तो बैंक को क्या फ़ायदा होगा और आरबीआई को ऐसा क्या फ़ायदा होगा कि वो जो एसएलआर की जो प्रतिभूतियाँ हैं इनका भी उपयोग करने की परमिशन दे रही है। फ़ायदा ये होगा कि यदि पहले 100 रुपये पर 7% ब्याज पर मिल रहा था, रेपो के द्वारा यदि मैं ब्याज ले रहा था, कोई बैंक आरबीआई से ऋण ले रहा था तो मान लो उसको 7% ऋण देना पड़ रहा था। एमएसएफ के थ्रू वही ऋण 7.25% में मिलेगा, यानी 25% अधिक मिलेगा। तो अब मैं 100 रुपये का ऋण लेगा कोई बैंक तो बदले में 1 साल बाद कितने रुपए देगा? 7.25%। रेपो रेट के द्वारा ले रहा था तो 7% ले रहा था। अच्छा, तो अब बताओ कोई बैंक एमएसएफ के द्वारा ऋण क्यों लेगा? क्योंकि वो तो उल्टा महंगा और मिल रहा है। अब आप खुद सोचो कि मैं किसी बैंक से ऋण ले रहा हूँ तो मुझे कोई महंगा ऋण मिल रहा है 0.25%, मैं उससे क्यों लूँगा? मैं तो कोई दूसरा तरीका अपनाऊंगा ना जहाँ से मुझे सस्ता ऋण मिल रहा है। बैंक इससे ऋण लेने का ये कारण है, एमएसएफ के तरीके से ऋण लेने का ये कारण है क्योंकि उसको अपनी प्रतिभूतियाँ 18% थी ना एसएलआर की, उसमें से 2% का और उपयोग कर सकता है। तो क्या करेगा वो? इन 2% का उपयोग करते हुए एमएसएफ के थ्रू ऋण ले लेगा। प्रतिभूतियाँ यदि मान लो बैंक प्रतिभूतियाँ अपने पास रख रखा है, यानी जो कागज़ अपने पास रख रखा है, ज़मीन के कागज़ अपने पास रख रखा है और महंगा ऋण बैंक के पास जो कागज़ रखे थे, यानी मैं किसी से ऋण ले रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति से ऋण ले रहा हूँ और बदले में क्या दे रहा हूँ? अपने ज़मीन के कागज़ दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कागज़ के जो 2% थे उनका भी उपयोग कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? देखो इसमें क्या होता है कि एसएलआर की 2% की प्रतिभूतियों में उपयोग कर सकता है, यानी पहले तो 18% का अपने पास रख रखा होता था, अब 2% और इनमें से निकाल सकता है। यानी क्या फ़ायदा होगा कि पहले तो जो प्रतिभूति अपने पास रख रखा था, यानी जो कागज़ के टुकड़े रख रखा था, उन पर इतना ऋण नहीं मिल रहा था, वो फालतू पड़े रहते थे। अब क्या करेगा वो? सरकार को, आरबीआई को 2% अपनी प्रतिभूतियाँ दे देगा और बदले में क्या मिल जाएगा उसको? अधिक ऋण मिल जाएगा, है ना? अधिक रुपये आ जाएंगे। अब वो अधिक रुपये आएंगे तो वो क्या करेगा? उन रुपये को बाजार में छोड़ देगा ताकि महंगा ऋण दे सके। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? पहले तो उसके पास कागज़ पड़े हुए थे, कागज़ के जो प्रतिभूतियाँ टुकड़े पड़े हुए थे, इतना उन पर उसको वापस रिटर्न नहीं मिल रहा था कागज़ रखने पर। अब बदले में क्या कर लेगा? कागज़ वो आरबीआई को दे देगा और आरबीआई से धन ले लेगा और धन को बाजार में छोड़ देगा। धन को जब बाजार में छोड़ देगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा उन कागज़ को अपने पास पड़े रखने से की तुलना में। इस कारण महंगा धन भी ले लेता है, क्योंकि
25% तो वो आरबीआई से लेता है, जब वो मार्केट में देता है तो 10-15% पर देता है ना। और इधर फालतू में जब वो प्रतिभूतियाँ रखेगा 2% एक्स्ट्रा, तो उसको तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो ये कारण है कि बैंक एमएसएफ के द्वारा भी प्रतिभूतियों का उपयोग करके आरबीआई से 2% अतिरिक्त ऋण ले सकते हैं। तो समझ में आई ना कि रेपो रेट और एमएसएफ में केवल एक ही संबंध है, प्रतिभूतियाँ ऐसे लेयर की प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रेपो रेट से 25 BP% ज़्यादा क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें एसएलआर की प्रतिभूतियों का उपयोग किया जा रहा है। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स उल्टा हो रहा है। पहले तो बैंक आरबीआई को प्रतिभूति दे रहा था और आरबीआई से धन ले रहा था। अब बदले में क्या करेगा? आरबीआई बैंक से धन लेगा। अच्छा, आरबीआई को क्या जरूरत पड़ी है बैंक से धन लेने की? क्या आरबीआई के पास रुपए कम हो रहे हैं? नहीं, उसका धन लेने का कारण होता है कि वो जो मार्केट में जो तरलता बनी हुई है ना, उसको कम कर सके या अधिक कर सके। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंक को प्रतिभूति देगा और बदले में बैंक से धन ले लेगा, तो यानी अतिरिक्त तरलता को सोखने का। अब बैंक से धन लेगा तो यदि आरआरआर बढ़ेगा यानी ट्रिपल आर बढ़ेगा, यानी बदले में पहले मान लो 3% था, अब मान लो 4% कर दिया गया, तो क्या होगा? इससे बाजार में ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब जो बैंक होगा वो आरबीआई को धन देगा, ना कि लोगों को धन देगा। तो आरबीआई को जब धन देगा तो अपनी लोगों को धन देने में जो ब्याज दर थी उसको वृद्धि कर देगा। जैसे ही लोगों को जो धन मिल रहा था उसमें ब्याज दर में वृद्धि हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप बाजार में मुद्रा आपूर्ति कम हो गई, और जैसे ही मुद्रा आपूर्ति कम हो गई उसके परिणाम स्वरूप धन में कमी आ गई, और जैसे धन में कमी आई तो अपन ने मांग कम जनरेट की, कम जनरेट की तो महंगाई कम हुई, महंगाई कम हुई तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो आरआर का संबंध समझ में आया ना। अब रिवर्स रेपो दर की तरह ही सरकार ने एसटीएफ की सुविधा और दे दी। पहले रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था कि आरबीआई बैंक को प्रतिभूति देती थी। एसटीएफ में क्या होता है कि इसमें प्रतिभूति देने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बैंक से ऋण ले लेगी। अच्छा, तो ऐसा क्यों करेगा? कोई भी बैंक बिना प्रतिभूतियों के बदले सरकार को, आरबीआई को ऋण क्यों देगा? देखो सोचो यार, आरबीआई अपने पिताजी और अपन बैंक है, तो अब अपन पिताजी अपने से ऋण ले रहे हैं, तो पापा बोल रहे हैं कि तू ये अपनी ज़मीन के कागज़ हैं उनको तू अपने पास रख ले और मुझे धन दे दे। तो अपन बोलेंगे कि इसको मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, बस तो आप मुझे थोड़ा ब्याज ज़्यादा दे देना। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा था? पापा जी अपने को ज़मीन के कागज़ दे रहे थे और बदले में अपने से धन उधार ले रहे थे। अपन अब पापा को बोले कि पापा आप एसडीएफ के थ्रू ऋण ले लो मेरे से, यानी आप ज़मीन के कागज़ अपने पास ही रख लो, मुझे कागज़ नहीं चाहिए, बदले में बस पहले मुझे 3% ऋण 3% पे दे रहे थे, तो अब 4% दे देना बदले में। तो पापा क्या करेंगे? अपने पास कागज़ रख लेंगे और 4% मुझे ऋण दे देंगे। तो ये फ़ायदा हुआ। तो इसी कारण बैंक एसडीएफ का उपयोग करने लगे। अब पापा ने एक काम और कर दिया कि अब तय कर दिया कि तुम यदि मुझे आरआर के थ्रू ऋण दोगे तो मैं तुम्हें 3% पर ही दूंगा, लेकिन तुम एसडीएफ के थ्रू दे रहे हो तो मैं तुम्हें 6% दे दूंगा। तो अपन क्या करेंगे कि पापा आप अपनी ज़मीन के कागज़ अपने पास ही रखो, मुझे तो 6% बदले में दे देना। अपने को भी 3% का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है और पापा को फ़ायदा हो रहा है कि पापा अपने पास प्रतिभूतियाँ रख रखे हैं। आए समझ में? यही है आरआरआर और एसडीएफ। पॉलिसी कॉरिडोर। पॉलिसी कॉरिडोर को क्या है? एलएफ कॉरिडोर कोई, ये सभी जो अपन पढ़ के आए थे ना, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ, ये सभी पॉलिसी कॉरिडोर है, यानी एलएफ का कॉरिडोर। इसमें क्या है? देखो रेपो रेट कितनी होती है, जितनी भी रेपो रेट होगी उससे अभी बताया था मैंने कि 0.25% अधिक होगा एमएसएफ। एमएसएफ क्या है? सीमांत स्थायी सुविधा, है ना, ये हमेशा अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? मैंने कारण बता दिया था। सरकार ने एमएसएफ को और बैंक दर को बराबर कर दिया है। अच्छा ध्यान रखना, 0.25% को एक और शब्द के थ्रू बोल सकते हैं, इसको सीधा 25 BP बोल सकते हैं, या तो 25 BP या 0.25% एमएसएफ अधिक होता है। रेपो रेट से -25%, 0.25% जो रिवर्स रेपो रेट होती थी वो होती थी, यानी 25 BP। 0.25 का मतलब कितना हो गया? 25 BP। आप बता सकते हो क्या रिवर्स रेपो रेट इससे
रिवर्स रेपो रेट रेपो दर से कम क्यों होती है? देखो, यदि आपने कॉमन सेंस होगा तो आप इसको समझ पाओगे कि रिवर्स रेट रेपो दर से कम क्यों होता है। और ये आप कमेंट करके खुद ही बताना, नहीं समझ आया तो फिर मुझे बोल देना, मैं बता दूंगा। अब सरकार ने क्या किया कि आरआरआर के स्थान पे एसडीएफ को ही लागू कर दिया। कैसे? कि आरआरआर को 3.35% फिक्स कर दिया। जैसे पापा ने बोला कि अब तुम यदि मुझे आरआरआर के थ्रू ऋण दोगे तो मैं 3.35% ही दूंगा, और एसडीएफ को अस्थायी कर दिया। यानी सरकार, आरबीआई कभी पापा बोल सकते हैं कि अब मुझे ज़्यादा रुपए की ज़रूरत है तो तुम 6 पर ले लो, 6 बदले में 6 ले लो। अब पापा ने वो क्या बोला कि अब मुझे और भी ज़्यादा रुपए की ज़रूरत है तो तुम 7% ले लो और मुझे धन दे दो। तो एसडीएफ वही कार्य करता है, कभी 6%, कभी 7%, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसको फिक्स कर दिया गया। एसडीएफ और आरआरएम के अंतर है, एसडीएफ में प्रतिभूतियों का लेन देन नहीं होता। अभी जो करंट में जो बैंक की जो रेपो रेट वगैरह है वो समझते हैं। बैंक रेट कितना है? 6.75%। बैंक रेट और एमएसएफ हमेशा बराबर होता है, तो एमएसएफ कितना होगा? 6.75%। एमएसएफ से 25.25 बीपी कम होता है ना, सॉरी 0.25% रेपो रेट कम होता है, तो 6.75 से 0.25 कम होगा तो कितना? 6.50। ये क्या है? रेपो रेट। अच्छा, वेरिएबल रेपो रेट क्या है और वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखो, रेपो रेट अभी हम कितना कर रखे हैं? 6.75%। और रिवर्स रेपो रेट तो वही है ना कि सरकार, बैंक, आरबीआई बैंक को ऋण देता है ना। अब सोचो, आरबीआई कौन है? पापा जी। आरबीआई कौन है? पापा। और बैंक कौन है? पापा के दोनों बेटे, ए बेटा और बी बेटा, है ना। तो पापा जी के दोनों पुत्र हो गए, ए और बी। अब बैंक और आरबीआई का क्या संबंध है रेपो रेट में? कि बैंक आरबीआई से लघुकालिक ऋण लेता है। कितना तय कर रखा है रेपो रेट? रेपो दर यहाँ पर कितना है? रेपो है 6.50%। अब मुझे धन की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा? आरबीआई को अपनी प्रतिभूति दूंगा और आरबीआई बदले में मुझे ऋण देगा। यानी मैं पापा को कुछ कागज़ दूंगा और पापा मुझे बदले में ऋण दे देंगे। वो पहले फिक्स कर रखा था 6.50%। अब पापा ने क्या बोला कि इसको वेरिएबल कर देते हैं, यानी जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वो बोली लगा के ऋण ले लेगा। समझ आया ना? बोली लगा कैसे? अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने बोला कि पापा मैं 6.50% की जगह मुझे 7% पे ऋण दे दो, लेकिन मुझे दे दो। वहीं पर भैया ने बोला कि मैं 7.25% दे रहा हूँ, मुझे ऋण दे दो। तो ये बोली लग रही है ना। ऋण लेने के लिए जो बोली लग रही है उसको बोलते हैं वेरिएबल, यानी निश्चित नहीं किया गया। ये जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी वो उतनी ज़्यादा बोली लगाएगा और बदले में ऋण ले लेगा। तो इससे आरबीआई को फ़ायदा हो रहा है, पापा को फ़ायदा हो रहा है कि हाँ तुम बोली लगाओ, जो मुझे ज़्यादा बदले में दे रहा है मैं उसको उतना ऋण दे दूँगा। रिवर्स रेट का सिस्टम भी सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर ये दोनों, मैं और भैया बोली लगा रहे हैं, मतलब पापा तय करेंगे किससे लेना है। मैं पापा को ऋण दे रहा हूँ 6% पे, भैया दे रहा है 5.50% पे, तो पापा किससे ऋण ले लेंगे? भैया से ले लेंगे। तो इसी कारण इनमें भी दोनों में आपस में बोली लगने लगी कि फिर मैंने तय किया कि ऋण तो यार मेरे पास अतिरिक्त रुपए पड़े हैं, वो फालतू पड़े रहेंगे, इससे अच्छा कि यदि भैया 5.50% पे दे रहा है तो मैं 5% पे पापा को ऋण दे देता हूँ। तो बैंक क्या करते हैं? जो बैंक सस्ता ऋण देता है, यानी आरबीआई को बदले में रिवर्स रेपो रेट के थ्रू सस्ता ऋण देता है, तो आरबीआई उससे खरीदेगी। तो ये है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। और आरबीआई उसको धन देगी जो महंगा धन खरीद रहा है, यानी अधिक ब्याज दर पे खरीद रहा है। तो समझ में आए ना? वेरिएबल रिवर्स रेपो। और आजकल ध्यान रखना है, आरबीआई का अधिक इसी का प्रयोग करिए, वेरिएबल का ही प्रयोग करिए। वेरिएबल रिवर्स रेट और वेरिएबल रेपो रेट का प्रयोग कर रही है। करंट का है टॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा और ध्यान रखना इम्पोर्टेंट भी है। एसडीएफ क्या है? अभी प्रेजेंट में एसडीएफ है 6.25%। बताओ ट्रिपल आर कितना होना चाहिए, जो कि फिक्स कर दिया गया है आरबीआई द्वारा 3.35%। ये हो गया अपना पॉलिसी कॉरिडोर। अब बात करते हैं, अच्छा इनके द्वारा तो जो तरलता का समायोजन कर लिया गया, और कौन सा तरीका है? जो अपन प्रतिभूतियों की बात कर रहे थे ना कि सरकार प्रतिभूति खरीदती है, बेचती है, आरबीआई प्रतिभूतियों को खरीद। एक मिनट ध्यान रखना, प्रतिभूति किसकी होती है? सरकार की, लेकिन खरीद बेच कौन करता है उसका? आरबीआई।
तो खरीद बेच किसके द्वारा होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। ओपन मार्केट ऑपरेशन यूपीएससी पीटी में 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे संबंधित है ना। बंधीकरण, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या बोलते हैं? बंधीकरण या स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? केंद्रीय बैंक द्वारा पूंजी का प्रवाह को नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा? प्रतिभूतियों के द्वारा। गवर्नमेंट जो आरबीआई है अपनी प्रतिभूति मार्केट में जारी कर देगी, तो मार्केट में जो बैंक वगैरह या वित्तीय संस्थान होंगे वो क्या करेंगे? सरकार से प्रतिभूतियाँ खरीद लेंगे और अपना धन सरकार को यानी आरबीआई को दे देंगे। तो देखो आरबीआई और बाजार, इनका संबंध देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होगा कि आरबीआई अपनी प्रतिभूति बाजार में छोड़ रही है और बाजार बदले में प्रतिभूति अपने पास रख लेगा और धन अपना यानी मुद्रा आरबीआई को दे देगा। तो बाजार से मुद्रा कम हो गई ना, जैसे बाजार से मुद्रा कम हो गई तो लोगों को जो ब्याज वगैरह मिल रहा था वो महंगा मिलेगा, ब्याज महंगा मिलेगा, तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों के पास मुद्रा की कमी हो जाएगी। मुद्रा की कमी होगी तो मांग कम जनरेट करेंगे, मांग कम जनरेट करेंगे तो बदले में क्या होगा? मुद्रास्फीति या महंगाई कम होगी। तो इसके द्वारा समझ आए ना। अब सरकार चाहती है, आरबीआई चाहती है कि बाजार में अधिक मुद्रा जाए, तो क्या करेगी? वो अपनी प्रतिभूतियों को वापस खरीदने लगेगी और बाजार में रुपए छोड़ेगी। तो इससे क्या होगा? बाजार में यदि मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाएगी तो लोगों के पास रुपए ज़्यादा रहेंगे। लोगों के पास जब रुपए ज़्यादा रहेंगे तो वो ज़्यादा मांग जनरेट करेंगे, ज़्यादा मांग जनरेट करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई को कम करना है, महंगाई को अधिक करना है, ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित होता है। और ये किसके द्वारा करती है आरबीआई? अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा। और उसके लिए मौद्रिक नीति समिति बनी हुई है, जिसके बारे में अपन ऊपर बात करके आए थे। आरबीआई यदि मुद्रा आपूर्ति को कम करती है उसको क्या बोलते हैं? संकुचनकारी मौद्रिक नीति। और आरबीआई जब मुद्रास्फीति को अधिक करती है यानी मुद्रा की आपूर्ति अधिक बढ़ाती है, उसको क्या बोलते हैं? विस्तारवादी, यानी विस्तार कर रही है, मुद्रा को बढ़ा रही है और मुद्रा को सोख रही है तो यानी संकुचन कर रही है, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। अब बाजार स्थिरीकरण योजना क्या होती है? MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसमें क्या करता है? आरबीआई प्रतिभूति जारी करती है, प्रतिभूति जारी करेगी तो उसको आरबीआई को रुपए प्राप्त होगा, उस रुपए से आरबीआई क्या करेगी? डॉलर को खरीदेगी। जब आरबीआई डॉलर को खरीदेगी तो मार्केट में जो डॉलर था वो कम हो जाएगा और फिर आरबीआई क्या करेगी? उस डॉलर को वापस बाजार में छोड़ देगी। तो जब आपको पता है कि कोई चीज़ बाजार में ज़्यादा जाती है, मतलब उसकी ज़्यादा आपूर्ति हो जाती है, जब आपूर्ति बढ़ जाती है तो उसकी मांग में कमी उसकी मूल्य में कमी आ जाती है ना। क्योंकि यदि आपूर्ति अधिक है, ज़्यादा सामान है मांग की तुलना में, तो लोग कम खरीदेंगे ना उसको, मतलब कम महंगा बिकेगा वो। तो यहाँ पर ये सिस्टम होता है। जब आरबीआई द्वारा डॉलर को बाजार में छोड़ा जाता है ना तो डॉलर सस्ता होने लगता है क्योंकि उसकी उपलब्धता अधिक हो गई और जो चीज़ ज़्यादा उपलब्ध होती है वो उतनी ही सस्ती होती है, तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। डॉलर सस्ता होगा तो उसकी तुलनात्मक रूप से अपना रुपये महंगा हो जाएगा। तो इसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। आपको पता है डॉलर महंगा होगा यदि डॉलर का भाव 91 रुपये के बराबर है, $1 बराबर 91 रुपये है। तो अपन जो आयात करते हैं विदेशों से, जो आयात होता है किसके अंदर होता है? डॉलर के अंदर होता है। एक तो देखो 70 रुपये में ही मुझे कोई सामान मिल रहा है और वहीं 91 रुपये में सामान मिल रहा है। विदेश में तो $1 का भाव बराबर रहेगा ना। तो जैसे डॉलर महंगा होगा तो मेरे लिए आयात भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 70 में जो सामान खरीद पा रहा था वो अब मैं 91 रुपये में खरीद पा रहा हूँ। तो जैसे डॉलर महंगा हुआ आयात महंगा हुआ, आयात महंगा होगा तो बाजार में तो वो महंगाई बिकेगा, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब होता है मुद्रास्फीति का बढ़ना। तो इसके कारण इसको कम करने के लिए, डॉलर को सस्ता करने के लिए सरकार क्या करती है? बाजार स्थिरीकरण योजना अपनाती है, आरबीआई। और इसमें क्या होता है कि आरबीआई डॉलर को बाजार में छोड़ती है। ध्यान रखना, डॉलर को बाजार में छोड़ना बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत होता है और इससे डॉलर सस्ता होता है। डॉलर सस्ता होगा तो अपना आयात सस्ता होगा। लिक्विडिटी टैरिफ क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। देखो ब्याज दर यदि कम हो जाएंगी तो लोग ब्याज देने की तुलना में क्या करेंगे? बचत करेंगे। तो बचत करेंगे तो यानी अपने पास रुपए रखे रहेंगे तो बाजार से रुपए कम होंगे, तो बाजार से रुपए कम होंगे तो निवेश भी कम होगा और खर्च भी कम होगा। ये एक ट्रैप बन जाता है कि यदि ब्याज दर कम हो जाएगी तो निवेश भी कम हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? सरकार खर्च में वृद्धि करे, यानी सरकार खुद अपने द्वारा बाजार में मुद्रा छोड़े ताकि लोग निवेश करना शुरू करें। दूसरा, मुद्रा आपूर्ति में
आरबीआई के द्वारा क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी बनाई जाती है, यानी विस्तारवादी नीति अपनाई जाती है ताकि मुद्रा की आपूर्ति मार्केट में ज़्यादा बढ़े। मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो निवेश में वृद्धि होगी ना। तो ये है लिक्विडिटी रेट और इसके उपाय। मुद्रास्फीति का गुणात्मक उपाय कौन से? ये थे मात्रात्मक उपाय, यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा पर क्या मात्रात्मक असर हो रहा है। गुणात्मक यानी उसको जड़ से ही सुधार करना, मुद्रास्फीति कारणों में सुधार करना, किस कारण से मुद्रास्फीति बढ़ रही थी उसके अंदर सुधार करने को बोलते हैं गुणात्मक उपाय। इसमें क्या आता है कि कौन सा पहला पीएसएल के बारे में आपने सुना होगा कि बैंकों द्वारा पीएसएल निर्धारित होता है। तो यानी प्राथमिक क्षेत्र का ऋण, आरबीआई कुछ क्षेत्रों को तय कर रखी है कि कोई भी बैंक है, यदि मैं 100 रुपये का ऋण दे रहा हूँ किसी को, तो 100 रुपये टोटल 100 रुपये का किसी को ऋण दिया है तो उसमें से 40% या 75% जितना भी मैं तय करूँगा आरबीआई, उतना ऋण वो उस सेक्टर को देगा। जैसे आरबीआई ने तय कर रखा है कि कृषि, एमएसएमई, निर्यात हेतु ऋण, शिक्षा और आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरण, ऊर्जा हेतु, मतलब इन जो क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंक हुआ, निजी बैंक हुआ या विदेशी बैंक हुआ, अपने कुल ऋण में से 40% ऋण इन क्षेत्रों में देगा। समझ में आया ना। यानी प्राथमिक क्षेत्र वाले प्राथमिक जो क्षेत्र हैं, यानी आरबीआई द्वारा जो क्षेत्र प्राथमिक रूप से तय कर दिया गया कि हाँ इनको ऋण देना प्राथमिक है। तो यदि मैं टोटल 100 रुपये का ऋण देता हूँ सार्वजनिक बैंक होने के नाते, तो 40% मेरा ऋण इन क्षेत्रों में जाना चाहिए। और फिर इन 40% का मुझे सरकार आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बोलते हैं पीएसएल सर्टिफिकेट। यदि मैं 40% नहीं दे पाया और केवल 30% ही दे पाया हूँ, तो मुझे 10% का सर्टिफिकेट किसी और से खरीदना चाहिए। और 10% का सर्टिफिकेट कौन देगा? मान लो कोई दूसरा बैंक था, वो 40 के जगह 50% बेच दिया, ऋण 50% ऋण उसने पीएसएल के थ्रू दे दिया, तो इसके पास 10% अतिरिक्त थे, तो ये 10% दूसरे वाले बैंक को जिसके पास कम थे उसको बेच देगा। तो पीएसएल सर्टिफिकेट ये होता है कि जो अपने द्वारा 40% या जितना परसेंट भी ऋण पीएसएल सेक्टर में दिया गया है उसके थ्रू अपने को पीएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, और इसका अपन क्रय विक्रय कर सकते हैं पीएसएल सर्टिफिकेट का। सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक की सीमा कितनी है? 40% है। क्षेत्रीय जो बैंक होते हैं, जो अपने ग्रामीण बैंक है, उनकी सीमा कितनी कर रखी है? 75%, यानी 100% ऋण दे रहा है वो कोई बैंक, उसमें से 75% ऋण वो केवल इन सेक्टरों में ही देगा। लघु वित्त बैंक और सरकारी कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी सीमा भी 75% तय की गई है। समझ आए ना पीएसएल सर्टिफिकेट क्या है, पीएसएल क्या है? यानी 100% कोई बैंक ऋण दे रहा है, उसमें से निर्धारित सीमा तक जितना आरबीआई द्वारा तय किया गया है वह उन सेक्टरों में देगा जिन सेक्टरों में आरबीआई निर्धारित कर रखी है। और गुणात्मक उपाय और कौन से? नैतिक दबाव, यानी आरबीआई के निर्देशों का पालन करना मजबूरी होती है, और यदि कोई ना करे तो आरबीआई सीधी कार्रवाई के द्वारा भी, सीधी कार्रवाई में जैसे सीआरआर, एसएलआर वगैरह आ गई, इनके द्वारा भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। जो अपने पिछला टॉपिक बताया था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय कैसे होंगे, वो आरबीआई द्वारा किए जाते हैं, और वो अपनी कंप्लीट हो गया। अब 2 काम अपने कंप्लीट हो गए, एक तो मुद्रास्फीति के थ्रू नियंत्रित करने का उपाय कंप्लीट हो गया, दूसरा आरबीआई द्वारा जो भी ये रेपो रेट वगैरह किया जाता है, यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है मौद्रिक नीति के द्वारा, वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी एक के साथ अपने 2 काम पूरे हो गए। अच्छा, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है? WMA। अभी मैंने बताया था जब आरबीआई के कार्य देखे थे तब मैंने बताया था कि आरबीआई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऋण देती है, तो जो केंद्र और राज्य सरकारों को जो ऋण देती है उसको बोलते हैं WMA, यानी वेज एंड मीन्स एडवांस। आरबीआई के द्वारा केंद्र एवं राज्य को ऋण देना एक नॉर्मल तरीका हुआ है। नॉर्मल तरीका में जो कि बैंक, देखो ऋण कैसे मिलता है? कोई भी जो बैंक है अपना आरबीआई बैंक, ये किसके बदले में ऋण देगा? ये सरकार जो अपनी प्रतिभूतियाँ जारी करती है ना उसके बदले में, है ना। तो 2 आधार हैं, या तो नॉर्मल बिना प्रतिभूतियों को ऋण दे देगा और ऋण, है ना, आरबीआई बिना प्रतिभूतियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऋण दे सकता है। या दूसरा तरीका कौन सा है कि जो स्पेशल होता है, उसमें यानी स्पेशल तरीका जिसके अंदर आरबीआई प्रतिभूतियों के आधार पर देगा कि अब सरकार आरबीआई को प्रतिभूति देगा और बदले में ऋण लेगा। तो वेज एंड मीन्स के 2 तरीके हैं, नॉर्मल जिसमें प्रतिभूतियों का आदान प्रदान नहीं होता, दूसरा स्पेशल जिसमें प्रतिभूतियों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, ऋण कितना देगा ये कौन तय करेगा? आजकल आपको पता होगा कि कुछ राज्य हैं वो फ्री बीज के चक्कर में डूबते जा रहे हैं,
तो राज्य क्या करेगा, राज्य सरकार क्या करेगी, चलो अपने क्या ज़्यादा, अपन तो 5 साल तक ही तो यहाँ रहने वाले हैं, और एक काम करते हैं अपन आरबीआई से ऋण ले लेते हैं, और आरबीआई से ऋण लेके अपन फ्री बीज देते हैं ताकि अपने पास अधिक से अधिक वोट आए, है ना। ये कर सकते हैं ना कोई भी सरकार। तो इसको निर्धारित करना जरूरी है कि कितनी सीमा तक ही उसको ऋण मिलेगा। तो उसके लिए आरबीआई 3 वर्ष का उसका जो भी राज्य था उसका वित्तीय विवरण देखेगी कि हाँ इसकी 3 साल की इतनी आय आ रही है, इतना व्यय कर रहा है, यानी ये घाटे में नहीं जा रहा है या घाटे में जा रहा है, कितना जा रहा है, उसके आधार पर मैं इसको ऋण दूंगा। तो जो WMA की सीमा होती है वो आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है 3 वर्ष के वित्तीय विवरण के आधार पे, यानी अनलिमिटेड ऋण नहीं मिल सकता किसी भी सरकार को। आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क क्या है, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क वो है कि जो आरबीआई है, आरबीआई को धन प्राप्त हो रहा है, उसको लाभ भी तो हो रहा है ना, आरबीआई अपना प्रतिभूति जारी करता है, जो नोट छापती है उसके बदले अब 100 रुपये का नोट छाप रही है, उस पर 1-2 रुपये का खर्चा हो रहा है, बचे कितने रुपये, 96-93 रुपये बच रहे हैं, तो ये उसका फायदा ही तो है ना, शुद्ध लाभ है। तो ये जो शुद्ध लाभ है ना, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, इसको तय करता है आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क। ध्यान रखना, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, आरबीआई के शुद्ध लाभ से। और इसमें क्या होता है, भविष्य के जोखिमों के लिए निर्धारित 2 तरीके हैं, जो शुद्ध लाभ होगा वो दो जगह उपयोग करेगी, पहला और दूसरा। पहला कौन सा, कि हाँ मैं थोड़ा सा रुपये रख लेता हूँ, अपन नॉर्मली नहीं रखते क्या कि यार आगे कोई भी बीमारी वगैरह हो सकती है या इमरजेंसी में रुपए की जरूरत पड़ सकती है, ताकि इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक अलग से रुपए फंड बना के अपन उसको अलग रख देते हैं, ताकि अब इसमें उपयोग नहीं करेंगे, यदि कभी आगे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो अपन यहाँ से रुपए का उपयोग कर लेंगे। उसी प्रकार आरबीआई भी करती है कि भविष्य में यदि कोई जोखिम हो तो उसके लिए एक धनराशि अलग कर लेती है। कौन कौन से जोखिम, यदि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी या ज़्यादा हो रही है, उसके रिलेटेड सोने की कीमत, मान लो आरबीआई सोना खरीद के रख रखी है और आगे जाके सोने की कीमत में कमी आ गई तो नुकसान हो जाएगा ना, उसके लिए भी आरबीआई जोखिम है वो भी, तो उसके लिए भी धन अलग करके रखती है। आकस्मिक निधि, जैसे अभी कोरोना वगैरह हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम भी आरबीआई के द्वारा धन सस्ता या महंगा किया जा रहा था, तो उसके लिए भी तो ज़रूरत पड़ सकती है इस प्रकार की इमरजेंसी के लिए भी। तो ये है आरबीआई का पहला तरीका, यानी अपने जोखिम को पूर्ति करने के लिए। दूसरा, अब आरबीआई के पास धन मिल रहा है, आरबीआई किसकी संस्था है, सरकार की संस्था है तो है ना, तो बदले में वो सरकार को तो रुपए देगी ना, तो यानी अपने अधिशेष का वितरण कर रही है, अपने जो शुद्ध लाभ बच रहा है उस शुद्ध लाभ में से कुछ हिस्सा सरकार को भी देगी। सरकार को मुनाफा कितना देगी, अब मान लो 100 रुपये बच रहे हैं, 100 रुपये में से सरकार को कितना देगी, यह तय करने का काम दिया था विमल जालान समिति को। तो विमल जालान समिति ने बताया कि यदि आरबीआई के पास 100 रुपये बच रहे हैं तो 100 रुपये में से 20 से लेके 25.4% तक आरबीआई अपना धन मुनाफा सरकार को देगी। तो आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क समझ में आया, इसमें 2 हैं, एक तो जोखिम को काउंटर करने के लिए रखी गई धनराशि, दूसरा अधिशेष वितरण, किस रिलेटेड है, आरबीआई के शुद्ध लाभ से। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की कौन कौन सी प्रमुख सहायक संस्थाएं हैं। डीआईसीजी, आपको पता होगा कि आप बैंक में जाके धन जमा करा रहे हैं और मान लो वो बैंक डूब गया तो आपको सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए तक रिटर्न कर दिया जाता है। आपका धन कितना भी हो, जैसे आपका धन चाहे 7 लाख हो या जैसे 8 लाख हो या केवल 5 लाख हो, तो यदि वो बैंक डूब गया ना तो सरकार आपको 5 लाख तक के रुपए देगी। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी डीआईसीजी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस अपनी गारंटी है ना, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। कब बनाया था ये, 1961 में। बैंकों में जमा कराई गई धनराशि का बीमा सुनिश्चित करती है, कितने तक का, 5 लाख तक का। और ये बैंक होते हैं वो इसके बदले में, अभी 5 लाख सरकार दे रही है, कोई बैंक तो दे नहीं रहा, तो सरकार को जो भी बैंक होगा उसको प्रीमियम निर्धारित करेगी कि तुम मुझे इतने रुपए प्रति, जैसे अपन कोई भी इंश्योरेंस होती है, एलआईसी होती है, एलआईसी से अपन कोई इंश्योरेंस तय करवाते हैं तो अपने को प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है ना, 1% या जो भी अपन के कोई निर्धारित रहता है कि इतने रुपए अपन एलआईसी को देते रहेंगे, तो बदले में जब एक दिन जरूरत पड़ेगी तो एलआईसी अपने को बदले में धन दे देगी। उसी प्रकार है ये भी, तो इसका प्रीमियम का भुगतान बैंक करता है और रुपया किसको मिलते हैं, अपने को मिलते हैं, यानी जो बैंक के जो ग्राहक थे ना उसको रुपये मिलते हैं, कितने, 5 लाख तक। रिबीट क्या होती है, रिवर्स बैंक इंफॉर्मेशन, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो आरबीआई की जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो संस्थाएं संभालती है वो है रिबिट। यानी जो भी अपना का घाटा वगैरह हो जाता है या जो लूट लेते हैं वगैरह जो भी है ना, आजकल साइबर अटैक वगैरह होते रहते हैं, उससे रिलेटेड जो संस्था है वो है रिबिट।
इप्ठास क्या है? फाइनेंस मैसेजिंग सिस्टम। अपन जो भी रुपए लेते हैं देते हैं, जैसे अपन बैंक में रुपए डालें, अपने पास एक मैसेज आता है, बैंक से अपने रुपए कटते हैं, अपने पास एक मैसेज आता है। तो इस मैसेज को कौन सिस्टम करता है? जैसे अपने बैंक में ऊपर डाले, अपने पास एक मैसेज आता है ना, तो मैसेज अपने पास आने से पहले कहाँ जाता है? इप्ठास के पास जाता है, जो आरबीआई का मैसेजिंग सिस्टम है ना, उसके पास जाता है। फिर वो तुरंत उसको देखता है कि क्या ये आरबीआई कोई बैंक का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसके आधार पे है या कोई फर्जी मैसेज आ रहा है। फर्जी मैसेज होगा तो वो उसको रोक देगा, और यदि ओरिजिनल मैसेज होगा तो वो अपने पास भेज देगा। तो ये मैसेजिंग सिस्टम है। आरबीआई का एक दूसरा है इनिशिएटिव हब, यानी कोई भी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। और एक और संस्था है आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये भी नोट छापती है, लेकिन आरबीआई इससे नोट नहीं छपवाती। क्यों नहीं छपवाती? ये थोड़े महंगे होते हैं, इससे नोट छपाना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो समझ में आया? आरबीआई की संस्थाएं, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क जो आरबीआई राज्य सरकार या केंद्र सरकार होने देती है वो है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति, आरबीआई के कार्य, और गवर्नर, और आरबीआई का जन्म कैसे हुआ, वो सभी अपन ने इस टॉपिक में बात कर ली। कल अपन बात करेंगे बेसल मानक। आपको पता होगा बेसल मानक कितने इंपॉर्टेंट है। और बैंक की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, यानी सरकारी बैंक है, निजी बैंक है, या जो बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उन सभी की कल बात करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।